डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप? चलिए ठीक है। हम बात कर रहे थे राजस्थान रैंक कंट्रोल एक्ट 2001 की। राजस्थान रैंक कंट्रोल एक्ट 2001। इसमें हमने आज दिन तक काफी कुछ पढ़ा। पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 20 आदेशों का निष्पादन पढ़ा, उनकी रीतियां पढ़ी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम धारा 21 की चर्चा करते हैं। धारा 21 राजस्थान रैंक कंट्रोल एक्ट 2001 की, जिसमें किराया अधिकरण और अपील किराया अधिकरण की प्रक्रिया, किराया अधिकरण और अपील किराया अधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियां। शक्तियां के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इसे देखें तब यह मालूम होता है कि किरायाधिकरण और अपील किरायाधिकरण की प्रत्येक मामले में इन किरायाधिकरण और अपील किरायाधिकरण का जो प्रत्येक मामला है या इसके समक्ष प्रस्तुत प्रत्येक मामले में साक्ष्य शपथ पर लिया जाएगा। मतलब आप अपने साक्ष्य को लिखित में किरायाधिकरण और अपील किरायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मतलब इस धारा के तहत किरायाधिकरण और अपील किरायाधिकरण के समक्ष जब प्रक्रिया की जा रही है, तब उसकी प्रक्रिया में जो हम एविडेंस प्रस्तुत करेंगे वो शपथ पर दिया जाएगा। शपथ पर दिया जाएगा और प्रतीत हो तो साक्षी को बुलाया जाएगा और उसकी प्रति परीक्षा का आदेश दिया जाएगा। मतलब इसका अगर हम समझे तो जब कोई साक्ष्य शपथ पर दिया गया है, यदि आवश्यक होता है, यदि हमें आवश्यक महसूस हो रही है तो साक्ष्य को लेने के लिए, साक्षी को हाजिर होने के लिए आदेशिका जारी की जाएगी। मतलब साक्षी जिसने शपथ पत्र दिया है उसकी हाजिर होने के लिए बुलाया जाएगा और इस साक्षी की क्रॉस प्रति परीक्षा की जाएगी। जब हम एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तब क्रॉस एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। वहां यहाँ हमें यही समझना है कि जो साक्ष्य दिया जाएगा वो एफिडेविट शपथ पत्र पर दिया जाएगा। जब शपथ पत्र पर साक्ष्य दिया गया और हमें मालूम है, प्रतीत होता है कि साक्षी का साक्ष्य दिया जाएगा, तब साक्षी जो हाजिर है उसके लिए हाजिर किया जाएगा साक्ष्य लेने के लिए। जब वो हाजिर होता है, यदि उसकी प्रति परीक्षा आवश्यक लगती है तो उसकी प्रति परीक्षा की जाएगी। नेक्स्ट, दस्तावेजों का चिन्हीकरण। दस्तावेजों का चिन्हीकरण मतलब जो दस्तावेज किरायाधिकरण और अपील किरायाधिकरण के समक्ष पेश किए जाते हैं उनका चिन्हीकरण, मतलब उनका नॉमिनेशन, नामांकन कैसे किया जाएगा। किरायाधिकरण के समक्ष अर्जीदार द्वारा पेश किए गए दस्तावेज उसके द्वारा प्रदर्श 1, प्रदर्श 2 से व लाल स्याही से चिन्हांकित किए जाएंगे। मतलब किरायाधिकरण अपील किरायाधिकरण की जब अर्जीदार ने अर्जी पेश की है, अर्जीदार द्वारा पेश की गई है, उसके संग जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं उन दस्तावेजों पर प्रदर्श
एग्जिबिट डाले जाएंगे, उनको प्रदर्श कहते हैं, और एग्जिबिटों पर मार्किंग की जाएगी प्रदर्श 1, प्रदर्श 2। ये जो प्रदर्श है 1 और 2 लाल स्याही से, रेड इंक से मार्क किए जाते हैं। मतलब जब कोई दस्तावेज कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो दस्तावेज जो है उस दस्तावेज का एक एग्जिबिट डलता है। एग्जिबिट दस्तावेज होगा, प्रदर्श 1। यदि एक दस्तावेज 2, 3, 4 ऐसे अगर दस्तावेज है तो एग्जिबिट 1, एग्जिबिट 2, एग्जिबिट 3, एग्जिबिट 4। ध्यान रहे जो ये एग्जिबिट डलता है वो लाल स्याही से मार्क किया हुआ होता है, लाल स्याही से चिन्हित किए जाते हैं। और जब अर्जीदार द्वारा ये दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं प्रदर्श 1, प्रदर्श 2, और यही दस्तावेज यदि जो प्रत्युत्तर दाता है, रेस्पोंडेंट है, प्रत्यर्थी है, जब प्रत्यर्थी द्वारा वो दस्तावेज प्रदर्शित किए जाते हैं तब उन दस्तावेजों पर प्रदर्श 1, 2। इसी प्रकार A1, A2, A3, यही लाल स्याही से, ये भी जो मार्किंग है लाल स्याही से की जाएगी। रेड इंक से यह प्रदर्श दस्तावेजों पर प्रत्यर्थी के पर एग्जिबिट P1, एग्जिबिट प्रदर्श एग्जिबिट A1, सॉरी P1 नहीं A1, एग्जिबिट A1, एग्जिबिट A2। ये ध्यान रहे दस्तावेजों का चिन्हीकरण करते समय कि इन दस्तावेजों पर किस तरह चिन्हीकरण करेंगे। और इसी क्रम में शपथ पत्रों में दस्तावेज इन प्रदर्श चिन्हों द्वारा निर्दिष्ट किए जाएंगे। हस्ताक्षर A से B या C से D लाल स्याही से चिन्हांकित किए जाएंगे। कैसे? जैसे ये कोई दस्तावेज है, ये दस्तावेज है। जब दस्तावेज पर हम प्रदर्श डाल रहे हैं, पिटिशनर की तरफ से डाल रहे हैं, जिसमें अर्जीदार है, तब डालेंगे प्रदर्श 1। ओके, यदि वो प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं तो प्रदर्श A1। समझ में आ रही है? ओके, लाल स्याही से। इसी प्रकार जब दस्तावेज पर जो साइन किए हुए हैं पक्षकार द्वारा, तो ये जो साइन है A से B भाग, A से B भाग लिखा जाएगा, A से B भाग मेरे द्वारा हस्ताक्षरित है, और यह A से B भाग लाल स्याही से मार्क हुआ। ध्यान रहे, ये इसकी प्रक्रिया है। स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी। किराया अधिकरण, अपील किराया अधिकरण स्वयं की प्रक्रिया अपनाने की शक्ति रखता है और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रक्रिया से आबद्ध नहीं होंगे। देखिए, वैसे जो भी सिविल मैटर्स हैं वो सिविल प्रक्रिया 1908 के तहत गवर्न होती है। जब आप फाइनल ईयर में या इसी सेशन में आप फाइनल सीपीसी पढ़ रहे हैं, तब यह जो सीपीसी की प्रक्रिया है वो सभी सिविल मैटर पर लागू है। और लेकिन किराया अधिकरण के मामलों में सेक्शन 21 स्पष्ट कहा गया है कि अपील किराया अधिकरण और किराया अधिकरण को स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति है, वो सीपीसी से बाउंड नहीं है, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा मार्गदर्शित होते हैं। लेकिन जो नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत हैं, दूसरे पक्षकार को भी सुनो, अपने पक्षकार के मामलों में स्वयं न्यायाधीश नहीं हो सकता, इस तरह न्याय होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। ये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हैं, इनके भी वो मार्गदर्शित गाइडलाइंस इनसे भी प्राप्त करेगा, इनको उसको भी अपनाना पड़ेगा और अधिनियम के अन्य नियमों के अधीन होंगे। लेकिन इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में निम्न विषयों में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित है। मतलब जो सिविल न्यायालय की जो कुछ शक्तियां हैं वो इसको प्राप्त हैं। किस प्रकार की शक्तियां देखते हैं? किसी भी व्यक्ति को सम्मान करना, सिविल न्यायालय की शक्तियां
को सम्मान करना। सिविल न्यायालय की प्रक्रिया क्या है? व्यक्ति को सम्मान करना, सम्मान पर हाजिर करना, शपथ पर उसकी परीक्षा करना। सम्मान करना, हाजिर होना, शपथ पत्र पर परीक्षा करना। सिविल न्यायालय की शक्तियां है, किसी व्यक्ति को सम्मान करने की शक्ति है, उसकी परीक्षा करने की शक्ति है, हाजिर करने की शक्ति है। दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश करने की, दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश करने की अपेक्षा कर सकता है कौन? सिविल न्यायालय, अर्थात न्यायाधिकरण, अपील न्यायाधिकरण सिविल न्यायालय की इन शक्तियों को वो अपने शक्तियां मानता है, शक्तियां उसको दी गई है। सिविल न्यायालय इन मामलों के लिए समझा गया है। तो सिविल न्यायालय किसी व्यक्ति को सम्मान कर सकता है, दस्तावेज प्रकटीकरण कर सकता है, पेश करने की अपेक्षा कर सकता है, विनिश्चयों का पुनर्विलोकन कर सकता है। पुनर्विलोकन करने की शक्ति, पुनर्विलोकन करने की शक्ति। आगे देखते हैं, साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति। कमीशन जारी करना, कमीशन जारी करने की शक्ति रखता है अपील न्यायाधिकरण और न्यायाधिकरण। आगे देखते हैं, व्यतिक्रम के लिए किसी अर्जी को खारिज करने के आदेश देने की शक्ति, विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लेने की शक्ति, और न्यायाधिकरण कोई अगर स्थगन देता है, एडजॉर्नमेंट देता है, लिखित आवेदन के और कार्ड लेखबद्ध किए बिना नहीं करेगा। यदि न्यायाधिकरण, अपील न्यायाधिकरण कोई एडजॉर्नमेंट देता है तो ऐसा वो तभी करेगा जब कोई पक्षकार उसको बोले और लिखित आवेदन दे कि एडजॉर्नमेंट कर दीजिए, मैं इस कारण बिजी हूँ या आगामी तारीख मुझे दिलाई जाए। आगे न्यायाधिकरण और अपील न्यायाधिकरण के समक्ष कार्रवाइयां न्यायिक प्रक्रिया समझी जाएंगी। जो भी इसके समक्ष कार्रवाइयां की गई है वो सब जुडिशियल प्रोसेस समझी जाएंगी। न्यायिक प्रक्रिया समझी जाएगी और इसके अवमान करने के लिए वो है सीआरपीसी धारा 195 चैप्टर 26 के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय समझा जाएगा। अर्थात अगर हम इसका सिविल न्यायाधिकरण और अपील न्यायाधिकरण का हम पुनः समझे, धारा 11 प्रक्रिया और शक्तियां। इसके समक्ष प्रत्येक मामले में साक्ष्य शपथ पत्र दिया जाएगा। यदि शपथ पत्र पर दिया गया साक्ष्य में साक्षी को हाजिर होने की आवश्यकता है तो हाजिर किया जाएगा, और प्रत्यार्थी जो है उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता है तो उसकी प्रतिपरीक्षा की जाएगी। जब अर्जीदार द्वारा कोई अर्जी पेश की जाती है और साथ में डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं तो उन पर मार्किंग की जाती है, उनका चिन्हीकरण किया जाता है ताकि वो रिकॉर्ड पर लिए जा सके। किसी भी डॉक्यूमेंट को सिविल में जब रिकॉर्ड पर लिया जाता है तो उसमें एग्जिबिट डाले जाते हैं। यह ध्यान रखें, एग्जिबिट अर्जीदार द्वारा यदि कोई दस्तावेज पेश किया गया है तो प्रदर्श 1, प्रदर्श 2, नेक्स्ट, प्रदर्श 3 करके लाल स्याही से चिन्हांकित किए जाते हैं। इसी क्रम में यदि डॉक्यूमेंट प्रत्यार्थी द्वारा पेश किए जाते हैं तो प्रदर्श A1, प्रदर्श A2 लाल स्याही से मार्किंग की जाएगी। विशेष ध्यान रखें, यदि प्रत्यार्थी द्वारा दस्तावेज चिन्ह डाले जाते हैं तो प्रदर्श A1 और A2 द्वारा चिन्हित किए जाएंगे लाल स्याही से। जब डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हो जाता है तो डॉक्यूमेंट पर जब वो साइन वहां किए गए हैं उस साइन का ब्रैकेट या मार्किंग करते हुए टाइटल दिया जाएगा ऐसे विभाग द्वारा जो है वो मेरे स्वयं के हस्ताक्षर है, यह इसकी मार्किंग की जाएगी और यह लाल से स्याही से स्पष्ट चिन्हांकित किए जाएंगे। आगे न्यायाधिकरण, अपील न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता के आबद्ध नहीं है लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होंगे।
और इस अधिनियम या अन्य अधिनियम के नियमों के अधीन उपबंधों के अधीन रहते हुए अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्तियां होंगी और इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन उन्हें किसी सिविल भाग अपील का विचारण करते समय निम्नलिखित विषयों के संबंध में वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में होती है। वो निम्न है, सिविल न्यायालय में निम्न है। नंबर 1, किसी भी व्यक्ति को सम्मन करना, हाजिर करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना। नंबर 2, दस्तावेजों के प्रकटीकरण पेश किए जाने की अपेक्षा करना। नंबर 3, अपने विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना। नंबर 4, कमीशन जारी करना। नंबर 5, व्यतिक्रम के लिए अर्जियां खारिज करना, उनका एक पक्षीय आदेश विनिश्चय करना। आगे, व्यतिक्रम के लिए किसी अर्जी को खारिज करने के किसी आदेश या उसके द्वारा पारित किसी एक पक्षीय आदेश को अपास्त करना। आदेश को अपास्त करना। एक पक्षीय आदेश को पास करना। आगे, विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लेना, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको अभिलेख पर लेना। विधिक प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लेना। आगे, अन्य कोई भी विषय जो विहित किया जाए। किराया अधिग्रहण कोई स्थगन लिखित आवेदन के और कारण लिखित किए बिना प्रदान नहीं करेगा। ध्यान रहे, किराया अधिग्रहण कोई भी एडजर्नमेंट लिखित आवेदन के और कारण लिखित किए बिना प्रदान नहीं करेगा। किराया अधिग्रहण या अपील किराया अधिग्रहण के समक्ष की गई कार्रवाइयां आईपीसी 1860 की धारा 193 और 228 के अर्थांगत और धारा 196 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक प्रक्रिया समझी जाएंगी और किराया अधिग्रहण अपील किराया अधिग्रहण की दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 अध्याय 26 के प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। इस तरह हमने आज किराया अधिग्रहण और अपील किराया अधिग्रहण की प्रक्रिया और शक्तियों का विस्तृत विवेचन किया, अध्ययन किया, समझा, सीखा। इसी क्रम को जारी रखते हुए नया